कल मैं बाबा के दरबार में गई, मुझे बहुत खुशी हुआ। केवल मैं अलका राय ही नहीं प्रसन्न हूँ, पूरा पूर्वांचल के लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। तब भी मुझे नहीं बिलीव हुआ कि वो नहीं है, क्योंकि गोलियां चलना उस समय आम बातें हो गई थी। उससे पहले कई बार ऐसी घटना उनके पे हो चुकी थी। वहाँ से लोग भागे भागे आए हमारे पास, माने हमारे गाँव गुड़ो, चिल्लाते रोते गाते कि ऐसी घटना हो गई, ऐसी घटना। हम लोग भी विश्वास नहीं किए कि ऐसी घटना हो सकती है। बताने लायक तो स्थिति नहीं है, मैं बताने में हमको बहुत कष्ट महसूस होता है। कभी भी मुख्तार में इतना दम नहीं था कि पिताजी की हत्या करा सके अकेले दम पे, क्योंकि जब तक सरकारी तंत्र नहीं लगता पिताजी की हत्या नहीं हो सकती थी। मुख्तार अंसारी के पास जो सबसे बेस्ट हैंड था एक अच्छे शूटरों में, तो उसमें संजीव महेश्वरी और मुन्ना बजरंगी का नाम सबसे पहले आता है। जिस क्रिकेट के कार्यक्रम को सुनिश्चित तरीके से बनाया गया था और जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था वो भी गवाह था। 2019 में ये समझ में आया कि जब ये फैसला विपरीत आया तो ये लगा कि मैंने कहीं ना कहीं फिर दोबारा मर्डर हो गया। लेकिन 2002 के बाद ऐसा क्या हो गया कि 3 साल में ही इन लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इसकी हत्या करो वरना ये आगे नहीं हो पाएगा। वाकई में उनकी चोटियां काटी गई थी। इस सटा के पॉइंट ब्लैंक से हर किसी मृत व्यक्ति के सर पे 5-5 गोली मारना, स्पष्ट कर दूं, ये लड़ाई केवल ऐसा नहीं है कि मुख्तार के खिलाफ है। मुख्तार एक नाम है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग बनारस आ चुके हैं गाज़ीपुर से। और इस घर में जहाँ पे हम बैठे हैं, इस घर का गाज़ीपुर मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी परिवार से, उस पूरे अंसारी परिवार से एक टेढ़ा सा एक इक्वेशन बनता है। इस परिवार के एक व्यक्ति थे, वो विधायक थे, कृष्णानंद राय। उनकी हत्या की गई थी गुडौर गांव में साल 2005 में। जब उनकी हत्या हुई तो मुझे याद है बनारस में उस समय बहुत हल्ला हुआ था, मार्केट बंद हुआ था और एक पैनिक की सिचुएशन थी उसमें, लगभग पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में। हम इस समय कैमरे में जिनसे बात करेंगे थोड़ी देर में, वहाँ पे कैमरे में से 2 लोग सामने आएंगे। एक होंगी अलका राय जो दिवंगत कृष्ण राय की पत्नी है, और कृष्ण राय के बेटे पीयूष राय। इन दोनों लोगों के एकाधिक बयान मुख्तार अंसारी के निधन के बाद सामने आ चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद बयान ये भी आए कि ऊपर वाले ने न्याय किया। हमने कई ऐसे परिवारों से भी बात की मुख्तार अंसारी से बात करते समय, मुख्तार अंसारी के बारे में बात करते समय, जिनके लिए वो परिवार मसीहा है। और कई ऐसे परिवार सामने आए जिनके लिए मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के कई सारे लोग आक्रांता, माफिया और गैंगस्टर भी हैं। सबके अपने अपने इल्ज़ाम हैं। हम इन इल्ज़ामों और इल्ज़ामों के पीछे की कहानी और सच्चाई इस वीडियो में आपके ज़रिए लाने की कोशिश करेंगे। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पीयूष, आपसे भी आपका भी बहुत शुक्रिया। हम लोग थोड़ा सा टू एंड फ्रो बातचीत करेंगे। माँ जहाँ नहीं बोल पाएंगी मैं आपकी तरफ मुखातब होऊंगा, और आप जहाँ नहीं हो मैं माँ मुखातब हूँ। मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ अलका जी। मुख्तार अंसारी की सूचना 28 मार्च को जब देर शाम आई तो कैसे मिली आपको, और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी उस पूरे मौके पे? प्लीज़ इसके बारे में बताएं। जी, मुझे जो न्याय के द्वारा प्रक्रिया चल रही थी मुख्तार के खिलाफ, हम लोग पंजाब रोपड़ जेल से उनको हमबादा जेल में कराए थे कि वहाँ, क्योंकि सारी उनकी केसें इधर गाजीपुर ही जेल न्यायालय में था। तो मेरा ये था कि वो आकर के कम से कम इतना दिन टल रहा है, जो केस मुकदमा चल रहा है उसका न्याय होना चाहिए। सबको इंतजार था कि अब न्याय मिलेगा। कल मैं बाबा के दरबार में गई, मुझे बहुत खुशी हुआ कि बाबा ने बहुत अच्छा हमको एक मौका मिला है। मैंने खुशी महसूस हुआ है कि ऐसा अपराधी जो धरती का बोझ, ऐसे अपराधी का इस पूर्वांचल से अंत हुआ है। इस अपराधी के जाने के बाद केवल मैं अलका राय ही नहीं प्रसन्न हूँ, पूरा पूर्वांचल के लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं कि ऐसे अपराधी जो कि आज उसका अंत हो गया है। साल 2005 का मैं रुख करना चाहूँगा जब कृष्ण राय की हत्या हुई, और
मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए निजी क्षति है, लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे पूछना पड़ेगा। साल 2005 में उस दिन गुड़ौर गांव में क्या हुआ था, घटनाक्रम क्या था? किशन राय एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने निकलते हैं और उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी अपनी नहीं लेकर जाते हैं, उतने सुरक्षा इंतज़ाम के साथ नहीं जाते हैं, एक चूक होती है, इसके बाद इस तरह की घटना सामने आती है। इस तरह की कहानी हम लोग सुनते आए हैं। आप घर में थी, आप कहाँ थी, क्या हुआ था? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, गुड़ौर गांव से थोड़े ही दूर पर बसनिया गांव पड़ता है। हमको लगता है कि 1-2 किलोमीटर होगा। क्रिकेट मैच एक साजिश के तरह यह रचा गया था। हाँ, उस समय की सरकार में वो जो लट्ठूडी से कोटवा नारायणपुर वाला रोड है, एकदम मैंने आपसे क्या बताया, इतना खराब रोड था कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ले जाने लायक ही नहीं थी कि वो लेकर जाए, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी बहुत माने हैवी थी उसमें। हाँ जी, इसलिए वो गाड़ी को नहीं लेके वो अपना ये क्वालिस उस समय थी, वही क्वालिस को लेकर के गए और सोचे कि पास में 1-2 किलोमीटर अपने घर में मैं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। कितना बज रहा था उस समय लगभग? ये हमको लगता है घटना 2:30-3 बजे के करीब की है। 2:30-3 बजे के आसपास की है। और आपसे क्या बातचीत हुई कि क्वालिस ही लेकर जा रहे हैं? जी, अब वो जैसे हम लोग का गांव में घर और द्वार होता है, तो द्वार पर रहते थे हम लोग, घर में रहते थे, तो ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। हम लोग के जो शरमाने वाला चाहे गांव में होता है अमूमन जी, उस तरह का हम लोग का है। तो द्वार पर थे, वहाँ पर थे एक श्यामा शंकर राय प्रमुख, वो भी थे, आए थे, मड़ियावडीन के रहने वाले थे। एक और प्रमुख थे, वो लोग कुछ था वो लोग भी साथ में थे। कहे कि आप भी चलिए उद्घाटन के। कह रहे थे कि नहीं जाना है, क्या उद्घाटन में जाना है। लोग मना भी किए थे कि आप मत जाइए स्कूल कार्यक्रम में। हाँ जी, लोग जैसे इनके दोस्त मित्र मना किए थे। जो थी हमारे लड़के के, हमारे बड़े जेठ के लड़के की शादी थी, उसी में वो गए थे। जी, हम सब पूरा परिवार गया था। तो उनके दोस्त मित्र थे, तिलक हो गया था, तो कहे कि भैया चलिए हम लोग निकल चले बनारस। तो कहे कि जब आ गए हैं, अपना क्षेत्र है, क्षेत्र के लोग भी आते हैं और शादी भी पड़ा है, तो हम 1 हफ्ता की शादी का प्लानिंग था सब, तो इसीलिए वो रुक गए। ज़्यादा रहना यहीं पे होता था उस समय? हाँ जी, उस समय रहना था। ये मैंने उनको थोड़ा सा यही हो गया था कि नहीं, ये हमारे पीछे पड़ गया है। एक बार ये पत्र लिख करके मुलायम सिंह से अपनी सुरक्षा के लिए भी बात किए थे, लेकिन इन लोगों को सुरक्षा नहीं मिली। इनको नहीं, ये कहीं गनर था। जी, पे आते हैं 2:30-3 बजे, वो घर गए हुए थे, सोचे कि अपने ही क्षेत्र की बात है, अपने ही लोग हैं, 1 घंटा में वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो 2:30-3 बजे वो लगभग घर से निकलते हैं और क्वालिस रहती है। और साथ में कौन कौन रहता है, कितने लोग? 3 बजे के करीब में घटना हो चुकी है आपकी। कब निकले उसके? लगता है कि निकले होंगे 12 बजे के करीब में, 12 साढ़े 12 बजे के करीब में। साथ में कौन कौन था उनके उस समय? उनके साथ उनके गनर थे और क्वालिस में उनके साथ 2-4 लड़के रहते थे। एक गनर मिला था और ड्राइवर थे और प्रमुख जी लोग थे दोनों। जी, आपकी उम्र उस समय कितनी होगी पीयूष, उस समय जब घटना घटी? उस समय मेरी उम्र करीब 17 साल थी और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट था। मतलब 17 नहीं हुई थी, 16 से कंप्लीट थे, 17 होने वाली थी। और उस समय मैं कोटा में स्टडीज़ कर रहा था। बंसल क्लासेस के थ्रू मैं IIT JEE के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस चल रही थी हमारी। और 29 नवंबर की घटना थी 2005 को। और क्योंकि हम लोगों को भी, जैसे कि माता जी ने बताया, हमारे जो बड़े पिताजी, उनके लड़के की तिलक हो चुकी थी और 3 तारीख को शादी होनी थी। उसी के संदर्भ में हम लोगों को भी कोटा से वहाँ आना था गांव पे शादी अटेंड करने। तो वहाँ नियर बाई स्टेशन उस समय जो अच्छी ट्रेनें होती थी वो हम लोग बक्सर के लिए हमेशा पकड़ते थे, क्योंकि वहाँ से बक्सर करीब 40 किलोमीटर दूर था गांव से। तो बक्सर गंगा पार करते ही बक्सर का एक बड़ा जंक्शन था जहाँ राजधानी हो या अच्छी जो ट्रेनें होती थी उस समय वो चलती थी। तो ये हुआ था कि उस समय हम लोग उस ट्रेन से पकड़ के, और जब मैं 1 तारीख को पहुँचा तो घटना हो चुकी थी। मुझे तब जानकारी हुई कि मतलब पहुंचने के बाद पता चला। जी, मुझे एक्चुअली में कि बताया नहीं गया था, मैं बाहर रह रहा था। तो एक्चुअली मेरे पिताजी से हमेशा डेली बात होती थी। मुझे एक बार, क्योंकि स्टडीज़ नियर बाई हो गई थी, नवंबर का था, प्री बोर्ड्स आ गए थे और उस समय मैं बताया ना कि IIT के एग्ज़ाम्स भी तैयारियां हो रही थी।
तो जब मेरी बात उनसे 29-30 नहीं हुई तो मैं माता जी से बात हो गई तो मुझे लगा कि कहीं वो व्यस्त होंगे क्योंकि शादी ब्याह का घर है। मुझे एक बार ये लगा कि कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं 1-2 दिन में चला ही जाऊँगा, कोई बात क्या हो सकती है। कभी ये आशंका नहीं थी कि उनको कोई मार सकता है, क्योंकि हमेशा से एक लड़के के लिए अपना बाप हमेशा हीरो ही होता है। तो लेकिन जब 1 तारीख को हम पहुँचे तो सबसे पहले जो गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त थी वहाँ, जो जिन गाड़ियों पे गोली चली थी वो मैंने देखा, तो मुझे ये लगा कि गोली चली है, इसीलिए लोग बता भी नहीं रहे थे हमको। लेकिन तब भी मुझे नहीं बिलीव हुआ कि वो नहीं है, क्योंकि गोलियां चलना उस समय आम बातें हो गई थी। उससे पहले कई बार ऐसे घटना उनके पे हो चुकी थी, चाहे वो लखनऊ का कैंटोनमेंट एरिया का घटना रहा हो। साजिशें के बारे में हम लोगों को पता चलता था कि साजिशें हो रही हैं मारने की, लेकिन जब मैंने अपने बड़े भाई को देखा तो उनका जो मुंडन हो रखा था, तब मैं जाना कि पिताजी नहीं है पहुँचने के बाद। अलका जी, पीयूष को तो बाद में पता चला, आप लोग को कब पता चला इस घटना के बारे में, क्या डिटेल सामने आई? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि घटना की डिटेल जितनी बता सकें, कि आपके पास कितनी डिटेल सामने आई, कब आई? सबके पास मोबाइल और फ़ोन उतना नहीं था। हेडफोन था तो लोग अपना फ़ोन नहीं, उस वहाँ से जैसे वो रास्ता जो है गुड़ौर से बसनिया वाला, वहाँ से लोग भागे भागे आए हमारे पास, माने हमारे गांव गुड़ौर, और चिल्लाते रोते गाते कि ऐसी घटना हो गई, ऐसी घटना। हम लोग भी विश्वास नहीं किए कि ऐसी घटना हो सकती है। और जब गाड़ी दोनों आई, सब लाशें, 7 लोगों की उस समय हत्या हुई थी, 7 लोग उस गाड़ी में लाद करके आए थे। क्या बताएं उस समय की घटना, बताने लायक तो स्थिति नहीं है, या न मैं बताने में हमको बहुत कष्ट महसूस होता है, लेकिन फिर भी जो हुआ उसका तो नतीजा आइबे किया। तो उसके बाद जाने के बाद आपका पूरा पूर्वांचल में एक मर्माहत से फैल गया। अच्छा अलका जी, ये बताइए कि आपको ये कब पता चला कि इस घटना में, इस बारे में आपको किसने सूचना दी या कैसे सूचना दी? थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इस घटना में आपके पति के मर्डर में मुख्तार अंसारी और उनके साथ करीबी रहे मुन्ना बजरंगी, इन लोगों का हाथ है, जिस तरह की खबरें सामने आई, कब पता चला ये आपको? जी, उस जब ये घटना हुई तो तुरंत पता चल गया कि वो मरवा दिया। पहले से इसका साजिश था मरवाने के लिए। जिस तरह से उस समय का सरकार थी, जैसे पत्र के माध्यम से कि सुरक्षा हमारी बढ़ा दी जाए, ऐसा हमारे साथ घटना हो सकती, क्योंकि लखनऊ वाला कांड भी हुआ था, ऐसे भी कई घटनाएं थे। तो उस पर नहीं सरकार ने कुछ समन किया, ना उनको सुरक्षा दी गई। तो ऐसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, बाकी ये नहीं था कि हमारे घर में ही घुस करके हम लोगों को मार देगा, ऐसा भरोसा नहीं था। अब जब आप आते हैं वापस, आपके आने के बाद स्थितियां कैसे बदलती हैं? मैं अब जानना चाहता हूँ केस के लीगल कोर्स पे जाना चाहता हूँ कि लीगल कोर्स में जब केस जाता है तो काफ़ी मौके पे डिरेल भी होता है, ठीक है, जांच अधूरी है, जांच बंद होती है, बरी होना, फिर से जांच बैठना, ये क्या था? थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइए पीयूष। जब मैं लौट के आया तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो माता जी से छूट गई, उस समय के जो बेसिक्स पॉइंट्स थे, उस घटनाक्रम में मेरे गांव वाले जो पिताजी जिनके लड़के की शादी थी, वो भी उस घटना में थे, पिताजी की गाड़ी में बैठे थे। मेरे एक छोटे चाचा थे, वो भी मेरे पिताजी के साथ। शादी थी जिनकी शादी नहीं थी, उनके पिताजी, जिनकी शादी थी उनके पिताजी, जो मेरे बड़े पिताजी लगेंगे, कुछ साल पहले उनके भी देहांत हो गया। और मेरे छोटे चाचा थे, वो भी मेरे पिताजी के साथ, अन्य प्रमुख जी लोग जो क्षेत्र के लोग थे उनके साथ, क्योंकि उस समय आपको याद होगा अगर उस समय का घटनाक्रम, 2006 में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव नज़दीक थे, और क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक वर्चस्व जब इन लोगों का 2002 में तोड़ा गया था मेरे पिताजी द्वारा, तो एक हर ग्राम स्तर से लेके और जिले स्तर की लड़ाई उस समय शुरू हो गई थी राजनीतिक इनके सफाया करने की। तो उसमें चाहे ब्लॉक प्रमुखी हो, चाहे जिला पंचायत, जिला परिषद की चुनाव हो, ये सब चुनावें आने लगी थी। 2006 में इन सब का चुनाव था। तो क्योंकि उसी समय एक समीकरण बन रहा था, जो प्रमुख जी वहाँ श्यामा शंकर राय जी थे, मड़ियाव डीके, वो पहले मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख थे,
उनका ये हुआ कि भावरकुल से लड़ने की स्ट्रेटजी बन रही थी। उसी क्रम में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन इनको सुनियोजित तरीके से घर से निकालने के लिए, क्योंकि सबको ये पता था कि शादी में ये रहेंगे ही, क्योंकि मेरे घर में करीब 17 साल बाद किसी लड़के की शादी होने जा रही थी, जो सबसे बड़े भैया हैं हमारे, उनकी शादी थी। तो अमूलन जब किसी के घर में शादी होती है और इतने एज गैप के बाद शादी हो, तो सबको ये था कि शादी में तो निश्चित होंगे और किसी न किसी बहाने से इनको घर से बाहर निकालना है, क्योंकि ये पिताजी को बहुत पहले ही, जो मुझसे डिस्कशंस होते थे, उन्होंने पहले ही अंदाजा जता दिया था कि मुन्ना बजरंगी के बिना ये हत्या मेरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि देखिए पूर्वांचल में उस समय मुख्तार अंसारी के पास जो सबसे बेस्ट हैंड था एक अच्छे शूटरों में, तो उसमें संजीव महेश्वरी और मुन्ना बजरंगी का नाम सबसे पहले आता है। और क्योंकि एक ऐसे आदमी की हत्या करनी थी जो स्वयं सुरक्षा की व्यवस्था में काफ़ी, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होना, 3-4 गाड़ियों का काफिला होना, जब तक एक अच्छी टीम ना हो शूटरों की, तब तक ये हत्या नहीं की जा सकती थी। और पिताजी को उनके IQ लेवल के हिसाब से, उनके अपने कैलकुलेशंस की जो थी, जो हमसे डिस्कशन करते थे, उनका ये था कि बिना संजीव महेश्वरी और बिना मुन्ना के ये मेरी हत्या नहीं करा सकते। क्योंकि जो बाकी शूटर्स जो उनको जानकारी में आते थे, जिनके नाम आते थे, वो नौसिखिए लड़के थे, तो उनको ये लगता था कि जब भी हत्या होगी हैंड ही लगाएंगे और बिना 47 की ये हत्या नहीं की जा सकती, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी थी और 3-4 गाड़ियों पर कवर करने के लिए ये सब ऐसे ऑटोमेटिक असलहों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे बताया कि लखनऊ का कैंटोनमेंट कांड हो चुका था, जिसमें दोनों पक्षों से मुकदमा लिखा गया और दोनों पक्षों के 6 लोगों को नामजद किया गया था, मुख्तार की तरफ से भी और पिताजी की तरफ से, जिसमें फिर पिताजी को बरी कर दिया गया। लेकिन ये सब चीज़ें एक सुनियोजित तरीके से बार बार प्लानिंग हो रही थी कि इनको किस तरीके से फंसा के कानूनी रूप से और इनकी हत्या की जाए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पिताजी की हत्या हो चुकी थी, तो हमारे जो बड़े पिताजी थे, उन्होंने वादी बन के मुकदमा दर्ज कराया भावरकुल थाने में, और गवाह के रूप में हमारे बड़े पिताजी, हमारे छोटे चाचा जी और एक हमारे रमेश राय जी वहाँ के थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी उसी में, उनके घर के 1-2 सज्जन थे, ये लोग गवाह चुने गए। जिस क्रिकेट के कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से बनाया गया था और जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, वो भी गवाह था इसमें, और वो उसकी गवाही पुलिस के सामने 161 के बयान में यही थी कि ये सुनियोजित तरीके से क्रिकेट का मैच लगाया गया केवल विधायक जी को बुला के हत्या करने के लिए। ये उसका बयान आज 161 के पुलिस के डायरी में ये मेंशन थी। लेकिन 3 महीने के बाद संदेहास्पद स्थिति में ओवरडोज ऑफ ड्रिंकिंग, जिसमें जहर की पुष्टि भी हुई, उनकी मृत्यु कर दी गई। उनका नाम था शशिकांत राजा, सियाड़ी के थे। तो उस समय जैसे मैंने कहा ना कि 2017 से पहले पूर्ववर्ती सरकारों की इतने अच्छे पैठ थे इन लोगों के कि किसी भी व्यक्ति का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग कराना। तो उस समय के जो SP थे, जब ये घटना हुई, उन्होंने इनके खिलाफ जांच शुरू की और महज 24 घंटे में जब ये चीज़ें निकल के आने लगी कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और 24 घंटे बाद फिर स्थिति को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स ने मुआवजे और तरह तरह की चीज़ों को लाना शुरू किया, जिसमें हम सभी लोगों ने कह दिया कि हम लोगों को नहीं चाहिए। और क्योंकि एक सरकारी गनर मरा था, उनके परिवार के सज्जनों को चाहिए तो आप व्यक्तिगत उन लोगों से पूछ लीजिए, बाकी हमको और हमारे परिवारजनों को इस तरीके के मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को न्यायिक जाँच चाहिए, हम लोगों को CBI द्वारा जाँच चाहिए। न्यायिक जाँच के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है। और उसके बाद जब हम लोगों ने CBI जांच की मांग की तो उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया, नहीं दिया। उसके बाद पुलिस अपनी जांच करने वाली थी। पुलिस के जांच के अनुसार मुख्तार अंसारी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अज्ञात में मेरे जो बड़े पिताजी ने जो मुकदमा लिखवाया था, उन्होंने नाम डलवाया था मुन्ना बजरंगी का, संजीव महेश्वरी का, राकेश पांडे का, अतारुर रहमान उर्फ बाबू का, मंसूर का, इन लोगों का नाम उसमें डलवाया गया था। नामजद मुकदमा 120B में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का, और इनके जो बहनोई थे एजाजुल हक, उनका 3 लोगों का नाम डाला था। नाम डालने के बाद अब हुआ क्या कि इन लोगों ने सरकार के सरकारी तंत्रों के माध्यम से, क्योंकि थोड़ी सी मेरी पढ़ाई भी उस समय डिस्टर्ब हो गई, पढ़ाई लिखाई से दूरी हो गई, थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्शन था एक बाप बेटे का, कि बाप बेटे से ज़्यादा एक टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन था अपना, और लाइफ के सारे डिसिप्लिन्स, लाइफ में अपने उसके स्ट्रगल्स जो भी, तो वो हम दोनों ने एक दूसरे को एक टीचर और स्टूडेंट की तरह से सीखा था।
तो वहाँ से जब शुरू हुई तो अब जो गवाह बने उन गवाहों में फिर हम लोगों ने फिर सीबीआई के लिए हाई कोर्ट से हम लोगों के आदेश आए, हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से उसके आदेश आए। आदेश के बाद फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आया कि क्योंकि मुख्तार अंसारी का यहाँ इतना पकड़ था, हम लोगों ने इसके ट्रायल दिल्ली कराने की मांग की, तो जो सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला आया। फैसला आने के बाद जब गवाही शुरू हुई तो इन लोगों ने, क्योंकि उस समय तक समाजवादी पार्टी का सरकार था स्टेट में, तो इन लोगों ने सरकारी तंत्र के माध्यम से गवाहों को डराना धमकाना शुरू किया, किसी को बच्चों का अपहरण करना। वही घटना के पिताजी की घटना के 4 महीने बाद शशिकांत राय की जब हत्या हो जाती है, इस 4 महीना नहीं, मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, 8 या 9 महीने लग जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। वो भी संदेहास्पद, उनको रात भर जैसे वो ड्रिंक करते थे रात में, लेकिन क्योंकि क्लोज बाय थे, वो कभी ऐसे ड्रिंक्स नहीं करते थे कि ओवरडोज हो जाए, और ओवरडोज से और उसमें जहर के हुआ उनकी, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच हम लोगों ने कहा कि लखनऊ से टीम बुला के पैनल से कराई जाए, वो ना करा के जिले गाजीपुर के ही डॉक्टरों द्वारा कराई गई, वो भी विसरा जांच उनकी कंप्लीट नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं वहाँ से संदेह शुरू हुआ, और वो संदेह दे के और गवाह भी डरने लगे। हम लोगों ने सबको समझाया, सबको सुरक्षा मुहैया कराई, सबके लिए अलग से वाहन मुहैया कराए, सबके लिए रहने की व्यवस्था मुहैया कराई। लेकिन जब सरकारी, कभी भी मुख्तार में इतना दम नहीं था कि पिताजी की हत्या करा सके अकेले दम पे, क्योंकि जब तक सरकारी तंत्र नहीं लगता पिताजी की हत्या नहीं हो सकती थी। ये मैं इतने दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या कोई गुंडा कर सकता है, लेकिन एक विधायक समेत 2-2 ब्लॉक प्रमुखों की हत्या बिना सरकारी तंत्र के मदद से नहीं हो सकती थी। लार्जर मशीनरी इन्वॉल्व होती है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और वो लार्जर मशीनरी हम लोगों ने देखा जब गवाहों को प्रताड़ित करना शुरू किया गया। पुलिस के कुछ लोग घर पे जाके डराना धमकाना, गवाही करोगे तो ये स्थिति होगी। एक होता है कि आप सरकार के एक मनोबल बनता है, सरकार एक ऐसा सिचुएशंस बनाती हैं कि नहीं आप गवाही करिए, हम आपके साथ हैं, और एक सरकारी तंत्र रहता है, कहता है कि अरे बहुत बड़े माफिया हैं, देखो कुछ दिक्कत हो जाएगी। ये दोनों इंटेंशंस समझ में आते हैं। उसी में गवाही टूटी, दो लोगों की खास गवाही टूटी। एक डब्बू राय हैं हरिहरपुर के, और एक रमेश राय थे वीरपुर के, जो 120 के गवाह थे। वो गवाही टूटी और सीबीआई ने 2019 में सीबीआई कोर्ट ने अगेंस्ट में फैसला दिया, उनको बरी कर दिया। लेकिन मैं कहा ना, 2019, 17, 18 आते आते 16 तक 15 तक मैं उस समय जॉब करता था, और केस मुकदमे में, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी जो मैं बताया वो मुकदमावादी थे, तो दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो वहाँ केस में जाना, उसकी स्टडीज़ करना, वकीलों के साथ डिस्कशंस करना, क्योंकि मेरी माताजी हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ होने के नाते एक सामाजिक जीवन और एक राजनीतिक जीवन की कोई समझ नहीं थी। उस समय भले ही एक बार विधायक हो चुकी थी, लेकिन फिर 2012 में चुनाव नहीं लड़ा गया। किन्हीं कारणों से पार्टी ने कहा कि आप अभी रहने दीजिए। और मैं इन सभी बातों में एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर्स थे, चाहे वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हों, रविशंकर प्रसाद जी हों, चाहे इस समय जम्मू कश्मीर के एलजी साहब मनोज सिन्हा जी हों, उस समय सांसद हुआ करते थे, और चाहे मैं कहूँ तो अमित शाह जी हों, अडवाणी जी हों, इन लोगों ने एक परिवार के एक छोटे सदस्य की तरह हमेशा मदद किया। जो भी जुडिशियल कंसेंट्स लेने होते थे वो लोग मदद करते थे, और जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आई, जिसमें सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया या कोर्ट ट्रायल दिल्ली शिफ्ट किया गया, उसमें दोनों वकील हमारे अरुण जेटली जी और रविशंकर प्रसाद जी थे। और एक होता है कि परिवार के किसी सदस्य के जाने के बाद, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, तो वो एक मदद हमेशा एक हम लोगों को मिलती रही कि आप परेशान मत होइए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आपको ने हमेशा एक परिवार की तरह संजो के रखा, अपने बच्चे की तरह समझा, खासकर हमारी माताजी का ध्यान रखा। हम लोग की पढ़ाई लिखाई उस समय चलती थी। अब पढ़ाई लिखाई का 40% पढ़ाई लिखाई, 60% इस पूरे कंसर्न्स को, जुडिशियल चीज़ों को देखने में निकल गया। फिर जब ये लगा, जब 2019 में, उस समय 2017 में हम लोग विधायक हो गए, विधानसभा का चुनाव था, योगी जी की सरकार आ चुकी थी उत्तर प्रदेश में, तो 2019 में ये समझ में आया कि जब ये फैसला विपरीत आया, तो ये लगा कि मैंने कहीं ना कहीं फिर दोबारा मर्डर हो गया सीबीआई के इस
कहीं ना कहीं जजमेंट में कुछ अगेंस्ट जजमेंट आया। तो उस समय ये लगा कि हाँ, फिर हमने हाई कोर्ट चैलेंज किया। उस समय फीलिंग्स भी कुछ ऐसी रही कि लगा कि शायद न्यायपालिका सही नहीं है, क्या हो रहा है, ये ऐसे माफियाओं पे बिक जा रही है। जबकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम जजमेंट की उस एक लाइन लिखी हुई है कि अगर गवाहों ने अपने बयान नहीं मुकरे होते तो इसका फैसला कुछ और होता। एक जज ने जब ये कंसेंट लिखा तो ये कहीं ना कहीं उस समय के मैटर्स क्योंकि एक जज एक ऑर्डर लिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज दूंगा, मैं कुछ और डिटेल्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे जो डिटेल्स ऐड करने वाला हूँ, परिजनों के सामने वो डिटेल्स ऐड करना थोड़े से अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन कंटेक्चुअली वो डिटेल्स थोड़े से मौजूद हो जाते हैं। कृष्ण राय की हत्या की जब खबर आई थी तो कुछ और डिटेल्स जैसे सामने आए। आपको ये काउंट पता चलता है कि कृष्ण राय के शरीर से और समेत उस पूरे घटना स्थल से गोलियों के राउंड कितने बटोरे जाते हैं, कितने राउंड गोलियां चलती हैं। वो राउंड 200 के ऊपर है आधिकारिक काउंट, और अनऑफिशियल काउंट में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर भी है। और संख्याओं में हमेशा ऐसा होता है कि सरकारी संख्याएं कुछ कम नंबर आती हैं। डिटेल्स आती हैं कि जब कृष्ण राय की हत्या हुई, मुन्ना बजरंगी ने गोली चलाते समय ये भी कहा था, गवाहों ने, चश्मदीदों ने ये बयान दिए कि इनको मारो, इन्होंने भाइयों को बहुत परेशान कर रखा है। भाइयों का अर्थ कुछ और निकाला गया, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी से जोड़कर देखा गया। जब गोलियां चली तो ये भी कहानियां आई कि मुख्तार अंसारी लगातार मुन्ना बजरंगी से इस पूरे कांड के अपडेट्स दे रहे थे, रियल टाइम अपडेट्स ले रहा था वो। उसको वो परिवार और उससे जुड़े तमाम जो गिरोह के सदस्य थे, ये भी कहानी ये भी आई कि कृष्ण राय की हत्या के बाद उनकी चुटिया को काट लिया गया। इसके बाद कृष्ण राय का जब अंतिम संस्कार हुआ तो एक भारी तनाव पुलिस, पत्रकार और कृष्ण राय के समर्थकों में के बीच एक गतिरोध बनारस, गाजीपुर और इन इलाकों में देखने को मिला था। इसकी डिटेल्स बहुत गोरी हैं तो मुझे लेकिन इसको शेयर करना थोड़ा ज़रूरी था। पीयूष, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि मुख्तार अंसारी इज़ नो मोर नाउ, अब इस पूरे केस की दिशा और कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होने वाला है इसमें? जो पिताजी का सीबीआई को हाई कोर्ट में है, देखिए उसमें अफजाल अंसारी भी एक उसमें है, उसमें एजाजुल हक हैं, और उसमें अब क्योंकि संजीव महेश्वरी की भी डेथ हो चुकी है, मुन्ना बजरंगी की भी डेथ हो चुकी है, तो 2 लोग अभी भी उसमें हैं। और वो तो ठीक है, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका नाम स्ट्राइक ऑफ करके बाकी लोगों पे वो मुकदमा तो चलता ही है, तो मुकदमा तो चलेगा ही। देखिए एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, ये लड़ाई केवल ऐसा नहीं है कि मुख्तार के खिलाफ है। मुख्तार एक नाम है, ये लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो इस विचारधारा में ये तय है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं मसीहा की तरह, लेकिन काम करते हैं एक बड़े गुंडे की तरह। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक शुरुआती कमेंट किया कि एक निजी लॉस आपका हुआ। आप एक चीज़ गौर करिए, 1984 से 2002 तक 27 साल या 28 साल अफजाल अंसारी लगातार विधायक रहे। ठीक, पहली बार उनको चुनौती मिलती है 96-97 में, जिसमें मेरे पिताजी थर्ड आए और करीब 16-17 हज़ार वोटों से हार गए। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि 2002 में ठीक 5 साल बाद वो 9,000 वोट से हरा देते हैं? कुछ वजह होगी, वो वजह सही वजह नहीं भी, वो मूल्यांकन की चीज़ें हैं। लेकिन 2002 के बाद ऐसा क्या हो गया कि 3 साल में ही इन लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इसकी हत्या करो वरना ये आगे नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं ये सब मूल्यांकन की चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं स्टडी करने वाली चीज़ें। लेकिन जो मेन बात है कि वो कभी भी प्राइवेट लॉस नहीं था। आपने कहा अपने अभी बात में कि बनारस से लेके गाजीपुर, बलिया, पूरे हर जगह उनके मृत्यु के बाद तनाव हो गया और गतिरोध हुआ। ये क्यों इतने बड़े 3 जिलों में इतना बड़ा गतिरोध क्यों हुआ? क्योंकि पूरे पूर्वांचल में अपराधियों के खिलाफ अगर किसी ने पहली बार आवाज़ उठाई और उनको हरा के उनके वर्चस्व को कम किया तो वो मेरे स्वर्गीय पिताजी थे।
और उस चीज को जनता ने माना भी था, इसलिए ये पर्सनल लॉस कभी भी नहीं रहा, ये एक सोसाइटी का लॉस था। और जैसा आपने कहा कि ये कोई मिथ नहीं है, क्योंकि बॉडीज हम लोगों ने देखी है, मैंने बॉडीज तो नहीं देखी, मैं तो अंतिम संस्कार में भी नहीं था जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन माता जी ने बॉडी देखी, मेरे बड़े भाई ने बॉडी देखी, मेरे बड़े भाई ने मुखाग्नि की, वाकई में उनकी चोटियाँ काटी गई थी। और चोटी काटना एक अलग विषय है, एक घेर के गोली चलाना एक दूसरी विषय है, तीसरी विषय ये है कि सटा के पॉइंट ब्लैंक से हर किसी मृत व्यक्ति के सर पे 5-5 गोली मारना, ये एक तीसरी विषय है। ये मूल्यांकन के विषय हो सकते हैं, आप पत्रकार हैं, इसके मूल्यांकन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। चोटी काटने का मेन पर्पस क्या था? मानित करना। किसको? केवल कृष्ण समुदाय को नहीं। हमारे सनातन धर्म में जनेऊ, चोटी और तिलक ये प्रतीक हैं कि आप सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, आप सनातन के सभी जो धर्म के नियम कानून हैं आप उसको मानते हैं। तो जनेऊ निकालना एक फुल शर्ट वर्ट से दिक्कत है, आपके सर पे गोली मारी गई, आपके तिलक हटाया गया, आपकी चोटी काटी गई, तो पूरे उस समाज को जो सनातन धर्म जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेके चला उसको अपमानित करने का, वो अपमानित किया गया, जिसके चलते जो गतिरोध आप बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा रहा। लोगों ने उस चीज को समझा कि सब चीज ठीक थी, पर चोटी काटना, सर पे गोली मारना और इस तरीके से प्रेजेंट करना कि पूरे हिंदुत्व को और हिंदू कम्युनिटी से बड़े एक हिंदू को इस तरीके से अपमानित करके मारना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस मानसिकता के, किस निचले क्रम के मानसिकता के लोगों ने ये काम किया है। और रही बात, आज तो न्याय ने, भगवान ने अपने दरबार में दिया है, जांच का विषय तो है ही, न्यायिक जांच भी मुख्तार के केस में मरने के उपरांत न्यायिक जांच के लिए भी आदेश हो चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुके हैं, जो भी उनके ब्लड सैंपल से क्या कहते हैं पॉइजन की जो इन्होंने बात लगाई है वो भी 3-4 महीने में आई जाएंगे, तो दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अंतर देखिए उस समय के सरकार और इस समय के सरकार के इरादों में। न्यायिक जांच मना कर दिया गया, सीबीआई जांच मना कर दिया गया, पुलिस की जांच पे असंतुष्टि थी, उसके लिए तुरंत जो एसपी और अभी सभी जांचों को गो अहेड दिया जा रहा है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय जो पुलिस वाला सही जांच वहाँ का एसपी किया उसको हटा दिया गया 24 घंटे में, और पूरे सरकारी तंत्र ने मिलके गवाहों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया, एक सबसे महत्वपूर्ण गवाह की संदिग्ध स्थिति में पुलिस कांस्टेबल के साथ मृत्यु हो जानी, ये भी संदेहास्पद है। लेकिन आज मैकेनिज्म पे सवाल उठा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, इरादे साफ है ना, आपको जांच करानी है, आप न्यायिक जांच ले लीजिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अब छोटा सा सवाल है क्योंकि यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। साल 2021 में मैंने अफजाल अंसारी का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया था, और मेरे ख्याल से आप लोग भी इस आरोप से परिचित होंगे, इस इल्ज़ाम से परिचित होंगे कि वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि अलका राय और उनके परिवार ने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की, किसी ब्लास्ट का जिक्र करते हैं। अगर आप लोग को इस इल्ज़ाम के बारे में पता हो, वो एक ब्लास्ट का जिक्र करते हैं कि उनके परिवार ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, हमारे परिवार पर हमला करने की कोशिश की। ये कितना, क्या ये इल्ज़ाम से वाकिफ़ हैं आप? जी जी, जैसे ये एक हमारे घर में गाजीपुर आवास पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट में एक संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं। उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये समझिएगा। मुख्तार अंसारी जेल में थे। उस दिन उस घर में ना मेरी माताजी थी ना कोई लोग थे, क्योंकि आप उस घर को देखेंगे तो उसके चारों तरफ रोड है। आज भी वो आवास है, मैं उसी आवास में, गाजीपुर, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ तो उसी आवास में रहता हूँ। उस घर के एक पोर्शंस में जो बम रखे गए थे, उनका ये कहना है कि वो बम हम लोगों ने उनको मारने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन पुलिस का रिपोर्ट उठाइए, आप पत्रकार हैं, उसकी आप जांच कराइए। उसमें उस समय के तत्कालीन डीजीपी ने साफ साफ कहा कि मैं अपराधी के और उसके अपराधीकरण करने की नीति को जानता हूं। मुख्तार अंसारी द्वारा पहले भी ये प्रयासरत हो चुके हैं दूसरों को बम से मारने की, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दूसरा प्रयास, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दबाव आता था हमारे बड़े पिताजी और जो उनके लड़के थे, वो मेरे भाई साहब वहाँ रहते थे क्योंकि वो छोटे से जॉब वहाँ करते थे गाजीपुर में।
उनको मारने की धमकी मिल चुकी थी, जिसके लिए उस समय के सपा सरकार में प्रोटेक्शन भी मांगा गया था। मेरे चाचा के लिए प्रोटेक्शन मांगा गया था। उस दिन मेरे जो गांव वाले पिताजी थे और मेरे जो भाई थे उनके लड़के, वो लोग उसी घर में रुके थे और उनको ये जानकारी थी कि ये मुकदमा वादी हैं, अगर इनको हमने रास्ते से हटा लिया तो मुकदमा खत्म है। और इसका उन्होंने प्रयास किया। इसमें मैं वही कहूँ कि भगवान कहीं ना कहीं जब आप संघर्ष करते हैं तो उसका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन का रिजल्ट आपको उसके अनुसार देता है। घर के 3 कमरे थे, एक कमरे में वो बम रखा गया था और जैसे मैंने बताया कि घर रोड से सटा हुआ था और बहुत निचली बाउंड्री थी, उसको ला के रखा गया था। और अचानक से क्योंकि जो सुरक्षा मिल चुकी थी, वो सुरक्षा कर्मी उसमें आता है और एक बहुत ही नॉमिनल पैकेज की तरह वो रखा हुआ था। जैसे ऐसा आपको उसको देख के नहीं लगा कि, क्योंकि उसमें मेरे जो बड़े पिताजी थे वो उनको गांव जाना था, वहाँ से गांव की दूरी करीब 20 किलोमीटर थी। तो पिताजी ने कहा कि मैं चला जाता हूँ और गनर जो रहेगा मेरा, जो मुझे सुरक्षा मिली है, वो रुकेगा और वो सुरक्षा के साथ तुम रहना और कल सुबह आ जाना। धमकियाँ मिलती थी और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब आदमी अपना सब कुछ खो चुका होता है तो धमकियों का कोई इशू होता नहीं। और धमकियाँ कभी हम लोगों को मुख्तार से नहीं मिलती थी, सरकारी तंत्रों से मिलती थी कि अरे आप क्या फंस रहे हैं, वो बाहुबली हैं, आपके घर कभी पुलिस आ जाए, रात को उठा के आपके घर की जांच होने लगे कि आपके घर में पता लगा है कि ये है, आपके घर में पता लगा कि ये है। तो डिस्टर्ब करने की एक प्रक्रिया। हम लोग भी कहते थे आप खुजवा लीजिए, जो है जैसे है दिखवा लीजिए। वो बम फटा, वो सुरक्षाकर्मी उसमें एक गुजरा और उसमें भगवान का दया है कि भाई साहब को मेरे कुछ नहीं हुआ। उल्टा जब डीजीपी ने अपना एक बयान दिया मीडिया में कि इस तरीके की घटना एक गलत है, वहाँ के लोकल एसपी ने, जिनको बदला गया था, वो लोकल एसपी ने एक मुकदमा, हम लोगों ने तहरीर दिया कि ये हमारे घर में बम प्लांट किया गया है, कृपया इसकी जांच करें और इसके खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ ये मुकदमा लिखा जाए। उन्होंने उल्टा ये मुकदमा मेरे भाई साहब के खिलाफ लिखा जो उस घर में थे और 3 महीने के अंदर वो केस को एफआईआर लगा के खत्म कर दिया गया। अब आप समझिए ये एक सुनियोजित तरीके से काम था। उन्होंने, पुलिस ने ये दिखाया कि वो बम प्लांट इन लोगों ने किया, वो इसलिए दिखाया कि जो हम लोगों की तहरीर थी उस पर काम ना हो सके, क्योंकि अपराध कोई एक ही होगा और पुलिस ही उसको तहरीर को केस की तरह कंसिडर किया जाएगा, एक ही तहरीर को केस की तरह कंसिडर किया जाए और पुलिस ही उसको 3 महीने में एफआईआर लगा देती है। इसमें मुख्तार भी बच गए, इसमें सामाजिक रूप से हम लोगों को उन लोगों को मौका मिल गया और एफआईआर तो इसलिए लगना था कि कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं पुलिस की जांच में। तो देखिए, ये मैं आपसे बताया ना कि मुख्तार अंसारी या उनके गुर्गे या उनके परिवार के लोग, आप कभी भी उनसे स्पष्ट बातों के लिए आप एक जिक्र नहीं सुन सकते। उनके सारे किस्से और कहानियां ही होंगी। आप उनसे अगर टेक्निकल चीज़ों पे सवाल पूछेंगे तो उस जवाब में वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, नेता लोग हैं, आज से नहीं 40 साल राजनीति करते हो गए अफजल अंसारी के। अब आपका इंटरव्यू रहा, मैं इंटरव्यू देखा नहीं हूँ, अपने इंटरव्यू से एक पोर्शन निकाला तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति के परिवार पे, मुख्तार अंसारी पे 65 मुकदमे, अफजल अंसारी पे 22 मुकदमे, सिबगतुल्लाह अंसारी पे 8 मुकदमे और क्या कहते हैं, अब्बास अंसारी पे 9 मुकदमे, उमर अंसारी पे 8 मुकदमे, मन्नू अंसारी पे 1 मुकदमा और मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति पे 1 भी मुकदमा नहीं, मेरे पिताजी तक पे 1 भी मुकदमा नहीं। कुछ तो है। सपा तो शासन हर समय रही। 2017 में अगर उनको ये है कि नहीं आपकी राजनीति के चलते इतने मुकदमे लगे, तो मेरा तो सरकार 2017 के बाद आई, उससे पहले तो सपा थी, बसपा थी, क्यों इतने मुकदमे लगे? अफजल अंसारी के जो भी मुकदमे हैं वो 2017 के पहले के हैं। MP MLA का एक मुकदमा जो मेरे पिताजी में, जिसमें वो 4 साल की उनको सजा हुई, वो बाद की मुकदमा है। 1 मुकदमा, 22 मुकदमे में 1 अभी का है, पहले के बाकी हैं। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपके वैसे काम हैं कि आपके पे मुकदमा है। अब वो लोग ये कहते हैं कि जब आप राजनीति में रहते हैं तो मुकदमे तो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए लगाए जाते हैं। हम लोगों पे क्यों नहीं मुकदमे डराने धमकाने के लिए लगे? आज से राजनीति में नहीं है, 96 से मेरे पिताजी राजनीति में थे, माताजी राजनीति की, हम राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगा? क्योंकि हम लोग को वैसे काम नहीं है।
हम लोगों की शुद्ध एक यही है कि उस क्षेत्र में जो एक नाम का इन लोगों ने अपना बना रखा था कि ये मेरा अपना जागीर है मोहम्मदाबाद, वो जागीर आपका नहीं है, वो जनता का है। आप मानेंगे नहीं, जिस दिन ये घटना हुआ मैं क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में ही था, जितने पटाखे उस दिन फूटे, आप कस्बे के एरिया को छोड़ दीजिए जहां उनका घर है, जितने पटाखे उस दिन फूटे, उस दिन उतना मैं कभी जब बचपन में रहा करता था तो बनारस में उतने पटाखे मैं देखा करता था। अब तो पटाखे बहुत कम लोग फोड़ने लगे हैं, अब लोग बहुत शांति तरीके से। ये वाली आतिशबाजी खूब हुई उस दिन, गाजीपुर में हुई है, बलिया में हुई है। क्यों? अगर ये मसीहा थे तो क्यों? और मसीहा केवल एक ही वर्ग के लिए हैं तो क्यों? हम लोग राजनीतिक जीवन में, मैं भी हूँ। वो और उनके समर्थक कहते हैं कि मोहम्मदाबाद की एक छोटी सी आबादी मुस्लिम है, विधायक इतने साल से चुने जा रहे हैं, मऊ की इतनी छोटी आबादी मुस्लिम है, वहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं, तो केवल एक वर्ग वोट नहीं करता है उनको। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स के जोन में उतर रहे हैं, अब वोटिंग के जोन में उतर रहे हैं, इसलिए वो बात आ गई कि अब केवल एक वर्ग वोट नहीं करता है, केवल एक कम्युनिटी वोट नहीं करती है, उनको सारी कम्युनिटियाँ वोट कर रही हैं। इसलिए अफजाल, मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता को हरा सकते हैं, मुख्तार अंसारी इतने लंबे समय विधायक रह सकते हैं, उनकी जगह अब्बास अंसारी विधायक बनते हैं, सिबकतुल्ला के बाद मन्नू अंसारी विधायक बनते हैं। तो सिर्फ एक कम्युनिटी के केवल एक वर्ग के नेता हैं, या आपका वर्ग से मतलब कुछ और है यहाँ पे? नहीं, देखिए, अब इसमें मेरा जो तर्क है, अगर ये हर वर्ग के नेता हैं तो इन्होंने अपनी पार्टी क्यों डिसॉल्व कर दी? सोचने की बात है। और जब इन्होंने उस समय चुनाव लड़ा अपने कौमी एकता दल से, तो इन्होंने जो चुनाव लड़ा वो अफजाल अंसारी ने उस पार्टी से क्यों नहीं चुनाव लड़ा? क्यों सपा से चुनाव लड़ा? विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा जब अपने कौमी एकता दल से, तो उस समय सपा ने डमी कैंडिडेट उतारा। क्यों उतारा? अच्छा, दूसरी बात, क्यों? मेरा मानना है कि अगर खुद मोहम्मदाबाद में आज मुसलमान की आबादी करीब करीब 30,000 के करीब है, यादवों की आबादी करीब करीब 42,000 है। अगर इनकी इतनी ही अपनी राजनीतिक पकड़ है और इतने ही ये सर्वसम्मानित नेता हैं, तो क्यों इनको बार बार अपने दल बदलने पड़ते हैं? कभी वो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव जी को, कभी बसपा, सीपीएम से शुरुआत होती है, अपनी पार्टी, ये सब लंबा एक शफल तो है पॉलिटिकल। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल ग्राउंड मुझे बनाना हो तो मैं भी शफल कर सकता हूं, पर क्यों नहीं? क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं विचारधारा आपकी फिक्स होनी चाहिए। अगर आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं तब आप बदलेंगे और अपने आप को कहेंगे कि नहीं मैं रॉबिन हुड हूँ, क्योंकि मुझे रॉबिन हुड अपने आप को मैं ही कहने लगूं कि मैं रॉबिन हुड हूँ, तो मेरे 10 लोग जो नीचे हैं, जो मेरे अंधभक्त हैं, वो भी कहना शुरू करेंगे। और सार्वजनिक जीवन में जो मैं भी राजनीति करता हूँ, मेरी माता जी मुझे लगता है कि हर साल मेरी माता जी 25 लड़कियों की शादी कराती हैं, जो सक्षम नहीं है उन लोगों की शादी कराती हैं। हर जो व्यक्ति गरीब है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, उसको खाने पीने के चीज़ों में उसके घर में शादी हो, परोज हो, दुआर हो, पुछार हो, सब किया जाता है। तो ये हम लोग गाने तो जाते नहीं हैं। हाँ, गाते तब जब अपराधी होते, क्योंकि हमें वो अपना पहलू दिखाना है कि भाई हम मसीहा हैं। हर सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति अक्षम व्यक्ति की मदद करता है, क्योंकि यही समाज सेवा है। अगर मुख्तार अंसारी को इतने ही बहुत कद्दावर नेता थे, तो क्यों नहीं ये अजय राय को जो सपोर्ट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जब ये चुनाव लड़ने आए थे बनारस से, अजय राय ने बोल दिया कि हमें उनके समर्थन की जरूरत नहीं है, तो क्यों ऐसा किया? लड़े होते चुनाव। देखिए, ये सब चीजें जो तार्किक है, ये तर्क से हम और आप बैठ के एक एक चीज को पहलू को देखा जा सकता है। जो सर्वसम्मानित नेता है वो कहीं से लड़ेगा। गुजरात से चल के मोदी जी आके बनारस चुनाव लड़ते हैं, और देखिए पिछली बार आप देखेंगे 4.5 लाख वोट से जीते। आज इस बार का भी आने वाले समय में आप रिकॉर्ड देखिएगा, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। ये हमारी कृष्ण राय के परिवार से बातचीत थी। हमारी कवरेज और हमारी बातचीत और हमारे आगे के प्लान्स इस पे जारी रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।